शुरुआत होती है एक ऐसे मंजर से जहां कचरे का समंदर ऐसा बरस रहा था जैसे बारिश का तूफान हो। पूरा शहर एक पल में इंसानों के लिए नर्क बन चुका था। गाड़ियां तेज रफ्तार से दौड़ रही थीं और हर तरफ कचरा उड़ रहा था। धातु के टकराने की आवाजें राह चलते लोगों की चीखों के साथ मिलकर एक डरावना शोर बना रही थीं। यह हमेशा दिन के अंत के आने का इशारा होता था। लेकिन जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था वो था 114 साल पुराने टाइटैनिक जहाज का मलबा जो अचानक सड़क के बीचों बीच दिखाई दे गया। आखिर ये सब क्या हो रहा था? इस सब की शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम मछली पकड़ने वाले दिन से। उस दिन समुद्र शांत था। नाव पर मौजूद क्रू ने यूं ही एक प्लास्टिक की बोतल पानी में फेंक दी, लेकिन जैसे ही जाल खींचा गया एक जोरदार चीख सुनाई दी। जाल में कोई अजीब सा जीव फंसा हुआ था। यह देखकर आसपास मौजूद लोग दंग रह गए। दृश्य बदलता है पास के समुद्री किनारे पर। मछली पकड़ने वाले गांव में प्रशिक्षित सैन्य कर्मियों की एक टीम पहुंचती है। काफी जांच पड़ताल के बाद उन्हें इस मिशन का असली लक्ष्य दिखता है, वही रहस्यमयी जीव जिसे मछुआरों ने पकड़ा था। उस जीव को मारने के बाद क्रू को लगा कि इससे वे बहुत पैसा कमा सकते हैं, इसलिए वे उसकी लाश को वापस गांव ले आए। सेना इस गहरे समुद्र के राक्षस में गहरी दिलचस्पी लेने लगती है। लोक कथाओं में लोग इसे सी डेमन कहते हैं, लेकिन आधुनिक जीव विज्ञान के हिसाब से यह गॉल प्रजाति से जुड़ा जीव है जिसे आमतौर पर वाटर डेमन कहा जाता है। शुरुआत में यह बात सेना को ज्यादा परेशान नहीं करती, लेकिन सब कुछ तब बदल जाता है जब उन्हें उस जल दानव के पेट के अंदर एक मोती मिलता है। ये कोई प्राकृतिक चीज नहीं थी, ये जानबूझकर डाली गई किसी चीज जैसा लग रहा था। हजारों सालों से ऐसा काम सिर्फ इंसान ही करते आए हैं। साफ था कि इस तरह के वाटर डेमन में भी काफी बुद्धि होती है। ब्लैक कमांडर को लगता है कि उन्होंने किसी नए कॉन्टिनेंट जैसी खोज कर ली है। वह तय करता है कि इस जल दानव का गहराई से स्कैन किया जाए। सबको बाहर भेज दिया जाता है। सिर्फ 8G धीरे धीरे उस वाटर डेमन के पास जाता है। उसके दिल में एक प्रार्थना चल रही होती है, जो भी हो यह भी एक खोई हुई जिंदगी है। बाद में बार्कले और उसकी टीम खास उपकरण लेकर तट पर पहुंचती है। ये वही उपकरण थे जिन्हें ब्लैक कमांडर ने खास तौर पर मंगवाया था, डीप सी ट्रांसलेशन लॉन्चर। उसका मकसद था उन बुद्धिमान वाटर डेमन से संपर्क स्थापित करना। रात को जब माहौल शांत हो जाता है तो वाटर डेमन की लाश की पहरेदारी कर रहे सैनिक आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी अचानक कुछ अजीब होता है। जो सीमेंट का सख्त फर्श था वहां से पानी निकलने लगता है। उस पर पैर रखते ही ऐसा लगता है जैसे दलदल में धंस रहे हों। एक महिला सैनिक को समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। उसका शरीर धीरे धीरे धंसने लगता है। पास खड़ा साथी जो उसे बचाने की कोशिश करता है किसी बेबस जानवर की तरह तड़पने लगता है। तभी एक काला हाथ उभरता है और सीधे उसे दलदल में दबा देता है। इसके बाद जमीन से पानी के फव्वारे एक एक करके फूट पड़ते हैं। जैसे ही काली बारिश रुकती है लटका हुआ वाटर डेमन गायब हो चुका होता है। बेस में अलार्म बज उठता है। सोए हुए सैनिक जल्दी से कैंप से बाहर निकलते हैं। जब वे मौके पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वाटर डेमन 2 गार्ड्स के साथ गायब हो चुका है। जो दलदल था वो फिर से सख्त सीमेंट के फर्श में बदल चुका होता है। बार्कले को अपने पैरों के नीचे कुछ अजीब महसूस होता है। वह जमीन से एक कुर्सी खींचता है। कमांडर वॉकी टॉकी से उन 2 लापता सैनिकों को कॉल करने की कोशिश करता है। तभी उसके पैरों के नीचे से एक बेहद धीमी और डरावनी आवाज सुनाई देती है। उन्होंने जमीन के नीचे दबे वॉकी टॉकी को बार बार कंफर्म किया। कुछ लोग अपनी उंगलियों से सूखी मिट्टी खोदने लगे। अचानक उन्हें एक मुड़ा तुड़ा हुआ हाथ दिखाई दिया। बार्कले बहुत देर तक समंदर के किनारे बैठा रहा। उसका मन बिल्कुल शांत नहीं हो पा रहा था। यह उसकी जिंदगी में पहली बार था जब वह किसी लाश के इतने करीब आया था। दिल में बैठा डर भला कैसे आसानी से जाता। ब्लैक कमांडर शक से भरा हुआ था। वे सभी संयुक्त राष्ट्र के इंटेलिजेंस एजेंट थे जिनका काम ऐसे रहस्यमयी मामलों से निपटना था जिन्हें विज्ञान आसानी से समझा नहीं सकता। ऐसे में हर किसी ने खून खराबे और डरावने मंजर देखे होने चाहिए थे, लेकिन बार्कले सच्चाई छुपा नहीं पाया। उसे मानना पड़ा कि असल में वह सिर्फ विभाग का एक सिविल कर्मचारी था। जो असली अधिकारी इस मिशन के लिए नियुक्त था वह छुट्टी पर चला गया था। इसी वजह से बार्कले को जबरन बुलाकर चार्ज दे दिया गया। यहाँ तक कि उसका नाम गिरफ्तारी लिस्ट में आने की वजह भी यही थी कि जब किसी को अरेस्ट किया जाना था तब साथी अफसरों को अचानक किसी की जगह भरनी पड़ी। इसलिए बार्कले को कॉल करके अस्थायी तौर पर बुला लिया गया। अब उसकी हालत यह थी कि अंदर से वह पूरी तरह टूट चुका था। न तो उसने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली थी और न ही वह ऐसे खतरनाक हालात से निपटने के काबिल था। लेकिन कमांडर ने उसे समझाया कि इतिहास अनगिनत इत्तेफाकों से बनता है। बड़ी बड़ी घटनाएं अक्सर किसी आम आदमी की मौजूदगी में ही घटती हैं। वह चाहता था कि बार्कले यहीं रुका रहे। बार्कले काफी देर तक वहीं बैठा रहा। तभी महिला कप्तान ने धीमी आवाज में कहा, एक्वेरियस कोई जंगली जानवर नहीं है। इंसानों के आने से बहुत पहले यह धरती पर मौजूद था। बस यह हजारों साल से समंदर की गहराइयों में सोया हुआ था। हाल के दिनों में इसके दिखाई देने की संख्या अचानक बढ़ गई है। असल में इंटेलिजेंस एजेंट्स को एक्वेरियस के अस्तित्व का बहुत पहले से पता था, लेकिन यह हमेशा रहस्यमय बना रहा। अगर एक्वेरियस सोया न होता तो शायद इंसान कभी धरती के मालिक ही न बन पाते। तभी अचानक साथियों की चीख सुनाई दी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक्वेरियस अचानक सामने आ जाएगा। सभी सैनिक अलर्ट हो गए। बार्कले ने अपने पुराने काम की तरह छोटी सी रिकॉर्डिंग डिवाइस निकाल ली। जब दोनों पक्ष आमने सामने आ गए तभी ब्लैक कमांडर आगे बढ़ा। उसने सैनिकों को हथियार नीचे रखने का आदेश दिया और टेक्नीशियनों को ट्रांसलेटर चालू करने को कहा। कमांडर ने पहले अपनी
शांति भावना जताई और एक्वेरियस के साथ शांतिपूर्ण बातचीत की इच्छा जाहिर की। मशीन ट्रांसलेशन के बाद एक्वेरियस के मुंह से अजीब सी आवाज निकली। वह इंसानों पर अपने लोगों को मारने का आरोप लगा रहा था। कमांडर ने तुरंत जवाब दिया कि एक्वेरियस ने भी 2 मानव सैनिकों की जान ली है। दोनों तरफ से बहस तेज हो गई। ऐसे में अब लड़ने के बजाय बैठकर बात करना जरूरी था। अचानक एक्वेरियस और ज्यादा उत्तेजित हो गया। ट्रांसलेशन से पता चला कि वह सभी इंसानों से बातचीत करना चाहता है। इसी बीच जब सब लोग हैरान थे तभी अलार्म बजने लगे और सबके मोबाइल फोन एक साथ घनघनाने लगे। पता चला कि एक्वेरियस दुनिया भर में दिखाई देने लगा है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई राजा वापस लौट आया हो, जैसे यही इस दुनिया के असली मालिक हों। एक्वेरियस के खुलेआम सामने आने से पूरी दुनिया में हलचल मच गई। उनकी मंशा समझने के लिए ब्रिटेन ने सबसे पहले पहल की और कुछ ही दिनों में बड़ा कदम उठाया। इंसानों ने एम्पायर बिल्डिंग के अंदर एक जुड़ी हुई नहर बनाई थी और यही जगह एक्वेरियस के साथ पहली आधिकारिक मीटिंग बनने वाली थी। ये मीटिंग एक्वेरियस जॉइंट इंटेलिजेंस स्पेशल फोर्सेज कमांडर के साथ होनी थी। इस बातचीत के लिए केट को मुख्य प्रतिनिधि चुना गया। भले ही वे किसी एक देश का हिस्सा नहीं थे, लेकिन इस वक्त वे धरती पर मौजूद सारी जिंदगी की सामूहिक इच्छा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मीटिंग शुरू होने से पहले टेक्नीशियंस ने गेट खोला और पाइपलाइन में पानी भरना शुरू किया। जब तक पानी का टैंक पूरी तरह भर गया तब तक सब लोग सर्विलांस स्क्रीन पर देख रहे थे। कुछ एक्वेरियस धीरे धीरे उस जगह की तरफ आते हुए दिखे। सबसे पहले एक्वेरियस का एक ग्रुप सामने आया जो बिल्कुल किसी टीम की तरह एक जगह खड़ा हो गया। उसके बाद 2 बेहद विशाल डीप सी राक्षस दिखाई दिए और आखिर में सबकी नजरों के सामने इस बातचीत का मुख्य प्रतिनिधि प्रकट हुआ। यह एक्वेरियस धीरे धीरे अपना पूरा शरीर दिखाने लगा। उसका रूप बाकी एक्वेरियस की तुलना में इंसानों से ज्यादा मिलता जुलता था। यहाँ तक कि उसके चेहरे के भाव भी काफी ज्यादा स्पष्ट थे। साफ था कि उसमें बहुत ज्यादा बुद्धि थी। मंच के नीचे बैठे लोगों ने यह भी नोटिस किया कि यह एक्वेरियस समुद्री पानी के बाहर भी बिना किसी परेशानी के सांस ले सकता है। ये दोनों बातें इस बात का संकेत थीं कि उनमें धरती की सतह पर आने की पूरी क्षमता है। मीटिंग हॉल के अंदर गंभीर चर्चा शुरू हुई। सबसे पहले इंसानों की तरफ से प्रतिनिधि डॉक्टर जॉन नेथन बोले। उन्होंने एक्वेरियस के आने का स्वागत किया और आगे लंबी बातचीत की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक एक्वेरियस के प्रतिनिधि ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह इंसानी भाषा सीख चुका होगा। ऐसा लग रहा था कि उसे इंसानों से भी ज्यादा जानकारी है। जॉन नेथन ने तुरंत टॉपिक बदल दिया और कहा कि इंसानों की तरफ से यह एक्वेरियस के लिए एक तोहफा है। यह धरती की सबसे ऊंची जगह से लाया गया था, एक खास खुशबू वाला पौधा। जॉन नेथन असल में इसके जरिए इंसानों की श्रेष्ठता दिखाना चाहते थे, लेकिन एक्वेरियस के प्रतिनिधि ने भी सबके लिए एक तोहफा तैयार किया था। वह दरअसल मरे हुए एक्वेरियस बच्चों की ऊर्जा थी। उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने कहा कि ये बच्चे खुशी खुशी बड़े हो सकते थे, लेकिन इंसानों के तेल, जहर और गंदगी की वजह से मर गए। मंच पर मौजूद डॉक्टर घबरा गए और जल्दी जल्दी सफाई देने लगे। उन्होंने कहा कि इंसान अब समुद्री पर्यावरण को कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक्वेरियस प्रतिनिधि गुस्से में बोला, मुझे अब इससे बातचीत नहीं करनी। फिर उसने पीछे की पंक्ति में बैठे बकली की तरफ इशारा किया जो रिकॉर्डिंग की जिम्मेदारी संभाल रहा था। सब लोग पलटकर देखने लगे। किसी को समझ नहीं आया कि एक्वेरियस ने इतने छोटे और मामूली इंसान को क्यों चुना। तभी स्क्रीन पर बकली की तस्वीर दिखाई गई जिसमें वह उस मरे हुए जल राक्षस के सामने प्रार्थना कर रहा था। एक्वेरियस का मानना था कि जो लोग मृतकों का सम्मान करते हैं वही इंसानों की तरफ से बातचीत करने के काबिल है। यहाँ तक कि बकली खुद भी यकीन नहीं कर पा रहा था। वह एक साधारण सा साहित्यिक कर्मचारी था और अब अचानक पूरी दुनिया की नजरें उसी पर टिक गई थीं। मीटिंग की जनरल कमांडर केट इस बात से बेहद चिंतित हो गई। अगर बकली ने कुछ भी गलत कह दिया तो इंसानों और एक्वेरियस के बीच युद्ध छिड़ सकता था। लेकिन एक्वेरियस का रवैया बेहद सख्त था। उसने साफ कहा कि वह सिर्फ बकली की आवाज और उसकी राय सुनना चाहता है। मजबूरी में वह छोटा सा आदमी एक्वेरियस के सामने खड़ा हुआ। उसने ढंग का सूट तक नहीं पहना था। एक्वेरियस प्रतिनिधि ने एक बार फिर जोर देकर कहा, मैंने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम में इंसानियत और सहानुभूति है। बकली सिर हिलाता है। उसे लगता है कि वह आखिरकार पूरे इंसानों की तरफ से प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। वह तो बस एक छोटा सा आम इंसान है। लेकिन एक्वेरियस का प्रतिनिधि जोर देकर कहता है कि यह बातचीत पूरी दुनिया की गवाही में होनी चाहिए ताकि दुनिया देख सके कि आम लोगों को भी बोलने का हक है। हालांकि केट इस बातचीत की मुख्य वार्ताकार थी। उसके सामने बहुत सी बातें थीं जिन्हें सोचना जरूरी था। वह पूरी बातचीत को दुनिया के सामने लाइव नहीं ला सकती थी और न ही बकली को अपनी मन मर्जी से बोलने की इजाजत दी जा सकती थी। इसीलिए दूसरे दिन की बातचीत में केट ने सिर्फ 50 रिपोर्टरों को रिकॉर्डिंग की अनुमति दी और लाइव ब्रॉडकास्ट पर रोक लगा दी। बकली को बार बार समझाया गया कि उसे स्क्रीन पर लिखे शब्दों के अलावा कुछ नहीं बोलना है, कोई ड्रामा नहीं करना है। जैसे ही विशाल पाइप में दोबारा पानी भरा गया, एक्वेरियस का प्रतिनिधि सामने आया। बकली आज पहले से कहीं ज्यादा शांत था। केट के इशारे पर जब वह इंसानों की मांगें पढ़ने ही वाला था, तभी एक्वेरियस प्रतिनिधि ने अचानक बीच में रोक दिया। वह एक गिलास पानी चाहता है। उसने जोर देकर कहा कि पानी बिल्कुल असली और प्राकृतिक होना चाहिए। इतनी साधारण मांग को कोई मना नहीं कर सकता था। इसलिए तुरंत सैनिकों की एक टीम नदी से पानी लाने भेजी गई। थोड़ी देर में मटमैला नदी का पानी एक गिलास में बकली के हाथों में था। इसके बाद एक्वेरियस प्रतिनिधि ने अगली मांग रखी कि बकली वही पानी पी। गिलास में घूमते पीले भूरे पानी को देखकर
बकली का चेहरा अजीब हो गया। उसी वक्त स्क्रीन पर नया निर्देश आया। बकली ने सुझाव दिया कि पानी को पहले कीटाणु रहित किया जाना चाहिए और फिर प्रदूषण की बात करने लगा, लेकिन एक्वेरियस प्रतिनिधि ने उसे रोक दिया। वह नेताओं की बातें नहीं सुनना चाहता था। बकली को किसी का कठपुतली नहीं बनना चाहिए। बकली कुछ पल चुप रहा, फिर उसने हेडफोन उतार दिए और सीधे दिल की बात बोलने का फैसला किया। उसने कहा कि इंसान बहुत लालची और स्वार्थी हैं। थोड़े से फायदे के लिए वे धरती को तबाही के किनारे धकेल देते हैं। यहाँ तक कि बातचीत के दौरान भी अनगिनत फैक्ट्रियां नदियों और समुद्रों में गंदा पानी छोड़ती रहती हैं। ये सुनकर एक्वेरियस प्रतिनिधि बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, मुझे तुम सबसे ज्यादा पसंद हो इंसानों में। बकली को लगा कि उसने बिल्कुल सही किया है, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पूरा हॉल सन्नाटे में डूबा हुआ था। यहाँ तक कि बातचीत भी रोकनी पड़ी। बकली की साफगोई ने इंसानों को बेहद कमजोर स्थिति में ला खड़ा किया था। इसके बाद स्पेशल फोर्सेज ने दूसरी जगह शिफ्ट करने का फैसला किया और एक्वेरियस के शरीर पर रिसर्च शुरू की। यहाँ तक कि मरे हुए एक्वेरियस को भी नहीं छोड़ा गया। सबने पहले ही देख लिया था कि एक्वेरियस आपस में तुरंत जुड़ सकते हैं। उन्हें शक हुआ कि यह किसी नेटवर्क सिस्टम जैसा है, जैसे समुद्र की प्राकृतिक चेतना। केट को शक था कि एक्वेरियस के शरीर में मौजूद मोती बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। लगता था कि इस प्रजाति के शरीर में अभी बहुत कुछ ऐसा है जिसे समझना बाकी है। और इसी के साथ दोनों प्रजातियों के बीच बातचीत अब भी जारी थी। इस बार इंसानों ने पहल करने का फैसला किया। बकली ने वादा किया कि साल 2065 तक प्रदूषण को 50% तक कम कर दिया जाएगा। उसके बाद पर्यावरण सुधार की रफ्तार और तेज कर दी जाएगी। लेकिन एक्वेरियस के प्रतिनिधि को यह रफ्तार बहुत धीमी लगी। उसने कहा कि आज भी हर दिन खराब वातावरण की वजह से लोग मर रहे हैं और वह किसी कठपुतली की तरह इंतजार नहीं करना चाहता। एक्वेरियस के प्रतिनिधि के लिए 40 साल तक इंतजार करना नामुमकिन था। बकली ने तुरंत समझाने की कोशिश की। पर्यावरण को ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा संसाधन और मेहनत चाहिए। यह काम एक रात में नहीं हो सकता। लेकिन एक्वेरियस का प्रतिनिधि इंसानी शासकों की नीयत पर सवाल उठाने लगा। उसके लिए इंसानों का यह रवैया भरोसे के लायक नहीं था। बकली अभी और कुछ कहना ही चाहता था कि एक्वेरियस का प्रतिनिधि अचानक मुड़कर हवा की तरफ देखने लगा। पूरा शहर एकदम खामोश हो गया। लोगों को लगा शायद अब पत्थरों की बारिश होने वाली है, लेकिन जो हुआ वह और भी डरावना था। आसमान से बारिश नहीं बल्कि कचरे की बारिश होने लगी। अनगिनत प्लास्टिक बैग, बोतलें, कैन, टूटी हुई मछली पकड़ने की जाल, सब कुछ आसमान से गिरने लगा। पूरा शहर पल भर में तबाही में बदल गया। एम्पायर टावर में चल रही दो तरफा बातचीत भी मजबूरी में रोकनी पड़ी। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। समझ ही नहीं आ रहा था कि जो कचरा सालों से समुद्र में फेंका जाता था वह अब शहरों में क्यों बरस रहा है। सिर्फ आधे घंटे के अंदर जो सड़कें साफ सुथरी थीं, वे पूरी तरह कचरे से भर गईं। चारों तरफ देखो तो पूरा शहर एक कचरे का साम्राज्य बन चुका था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि टाइटैनिक, जो 100 साल से ज्यादा समय से समुद्र की गहराइयों में शांत पड़ा था, वह अचानक न्यूयॉर्क के बीचों बीच दिखाई दिया। दुनिया भर के बड़े शहरों के साथ साथ यह दृश्य देखकर पूरी दुनिया सन्न रह गई। हर देश के नेता बयान देने लगे। सभी से एकजुट होने की अपील की गई ताकि इस अभूतपूर्व मानव संकट का सामना किया जा सके। कुछ समय बाद सभी पक्षों की कोशिशों से इंसानों और एक्वेरियस के बीच बातचीत फिर से शुरू हुई। बकली का बयान अब भी आधिकारिक था। उसने एक्वेरियस से शांत और संयमित रहने की अपील की और कहा कि किसी भी तरह की जल्दबाजी दोनों पक्षों के लिए भारी नुकसान लेकर आ सकती है। लेकिन एक्वेरियस के हमले में कोई रहम नहीं था। उनका कहना साफ था, वे बस वही वापस कर रहे हैं जो इंसानों का ही था। बकली ने गुस्से को दबाया क्योंकि उसे पता था कि उसकी पत्नी और बेटा इस कचरे की बारिश में लगभग मारे ही गए थे। तभी कंट्रोल सिस्टम में नए निर्देश आए। एक्वेरियस से सीज फायर यानी युद्ध विराम पर साइन करने की अपील की जाए। इंसान किसी भी नस्ल के साथ जंग नहीं चाहते थे। एक्वेरियस ने सिर हिलाया और वादा किया कि वे आगे इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन इसके बदले 3 शर्तें रखी। पहली शर्त, समुद्रों और नदियों में प्रदूषण तुरंत पूरी तरह बंद किया जाए। दूसरी शर्त, इंसानों और एक्वेरियस के बीच रहने की सीमा को आधिकारिक रूप से तय किया जाए। इंसानों को लगा कि समुद्र बहुत विशाल है, कुछ इलाके छोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन एक्वेरियस ने साफ कहा कि सभी समुद्र और जलमार्ग उन्हीं के हैं। न सिर्फ इंसानों की नावें वहां नहीं चलेंगी, बल्कि समुद्र के ऊपर से उड़ान भरने की भी इजाजत नहीं होगी। ये सुनते ही सभी देशों के प्रतिनिधि भड़क उठे, खासकर वे देश जो बंदरगाहों पर निर्भर थे। उनके लिए समुद्र और हवा का रास्ता खो देना मौत के बराबर था। तभी एक्वेरियस जोर से हंसा। नेगोशिएशन रूम कुछ पल के लिए पूरी तरह शांत हो गया। बकली जल्दी से माफी मांगता है और समझाने लगता है कि लोग बस ज्यादा भावुक हो गए थे। तभी एक्वेरियस की आवाज फिर से गूंजती है, लेकिन इस बार उसका लहजा थोड़ा स्त्री सुलभ और ठंडा होता है। वह सबको याद दिलाता है कि उसने अभी सिर्फ 2 शर्तों का जिक्र किया है। तीसरी शर्त ही असली और सबसे अहम है। वह कहता है कि उसे स्टील और कंक्रीट से बनी इस ऊंची इमारत से बेहद नफरत है। फिर वह केट की तरफ इशारा करता है और उससे कहता है कि अगली मीटिंग की जगह वही तय करे। ये सुनकर सभी की नजरें अनजाने में स्क्रीन पर दिख रहे कोऑर्डिनेट्स पर चली जाती हैं। वह जगह धरती के सबसे गहरे समुद्री पोर्ट्स में से एक थी। इंसानों की सबसे एडवांस्ड सबमर्सिबल मशीन भी वहां सिर्फ आधी गहराई तक ही जा सकती थी। एक्वेरियस के सवाल के सामने बकली पल भर के लिए हिचकिचाता है, लेकिन फिर वह हामी भर देता है। यही समुद्र की इस जंग का पहला और दूसरा अध्याय
अध्याय था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आगे भी जुड़े रहिए।